चलिए क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 जो है उसमें एक डायग्राम टाइप की चीज दी हुई है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। और इस प्रकार से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास एक लूप टाइप की चीज है। ये और ये ऐसे ऐसे, उसके बाद ये ऐसे 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 फिर ऐसे। ये पॉइंट क्यों दिया गया है? क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स का जिक्र है, इसलिए पॉइंट्स भी बना रहा हूं। ये सारे 3 ओम के हैं और यही इसकी अच्छाई है। और ये जो लूप है ये बाहर की तरफ आ रहा है विद अ वेलोसिटी। ठीक है, ये पॉइंट P लिखा हुआ है, ये पॉइंट O लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। B वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जितना बड़ा डायग्राम ये है उतना ही घटिया ये सवाल है। ठीक है, इसमें कुछ दम नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, अ मेटालिक स्क्वायर वायर लूप, a metallic square wire loop of side 10 centimeter and resistance 1 ohm is moved with a velocity v vector in a uniform magnetic field of induction 2 Weber per meter square. ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है उसका वैल्यू दे रखा है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस जो ये जो कॉइल है इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है कॉइल का, मतलब ये जो लूप है जो भी है मानिए, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा गया। आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन। द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप कॉमा डायरेक्टेड इनटू द पेपर, जैसा कि दिख रहा है। द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स ईच ऑफ 3 ओम, जैसा कि दिख रहा है। The resistances of the lead wires OS and PQ, O से S और P से Q are negligible, यानी ये PQ जो है रेजिस्टेंस ऑफ PQ ये negligible है, 0 मान लीजिए। और OS रेजिस्टेंस ऑफ OS लीड जो है ये भी 0 है। What should be the speed of the loop so as to have a steady current of 1 milliampere? ठीक है, यानी करंट जो आ रहा है इंड्यूस्ड करंट वो 1 मिली एम्पियर आ रहा है, यानी 10 टू द पावर -3 एम्पियर है इन इट। ठीक है, स्टडी करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इन इट, क्वेश्चन मार्क। गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप। ठीक है, तो ये सवाल है, इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहली बात आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको ऐसे केसेस पढ़ाए हैं कि जब कॉइल फील्ड से बाहर निकल रही होती है। आप क्वेश्चन में फिगर को ध्यान से देखिए तो ये वाली जो साइड है ये जस्ट बिल्कुल आखिरी कोने पे खड़ी है, यानी इसके आगे जैसे ही ये कॉइल बढ़ेगी तो एरिया कम होने लगेगा। एरिया ऑफ द कॉइल विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ये कम होने लगेगा, और कम होने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो करने लगेगा। जो करंट कितनी हमको फ्लो करानी है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। हमसे करंट का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में, सॉरी स्पीड का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सवाल जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा बवाल इसमें है नहीं। सबसे पहली बात मुद्दा ये है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, नंबर 1 पहली चीज। इतना तो क्लियर है पहले से ही प्रीवियस किए हुए क्वेश्चंस के आधार पे, इतना तो हम कह ही पा रहे हैं
कि 100% ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। ऐसा हमने एक सवाल आपको कराया भी था शायद लास्ट टाइम पे कि कितनी देर में ये बाहर निकलेगा, कितनी देर तक ईएमएफ आता रहेगा, इस तरीके से, है ना। तो ये उससे कहीं आसान है, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। इस केस में जो ईएमएफ आएगा वो इस वाली साइड की वजह से आएगा। जब ये कॉइल बाहर जाएगी तो ये वाली साइड फील्ड लाइंस को खट खट काटते हुए जाएंगी, यानी कुल मिला के दिस साइड विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो मोशनल ईएमएफ बराबर BVL लगेगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन वाला केस है, रोटेट नहीं हो रहा। नहीं तो क्या लगाते, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर लगाते, राइट। तो क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला है, ठीक है, BVL, तो मॉड ऑफ E इज इक्वल टू B का वैल्यू है 2, वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी पड़ेगी, और L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर हो गया। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया है वो कितना हो गया, 0.2 V। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या लगा दें, ओम्स लॉ। अच्छा, तो फॉर्मूला वी नो दैट, फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इस चैप्टर में V की जगह E ले रहे हैं, तो ये अपॉन R। R टोटल लेना पड़ेगा पूरे सर्किट का। तो I का वैल्यू 10 टू द पावर -3 है, और EMF की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मैं रख दूं तो 0.2 V हो जाएगा। बचा टोटल रेजिस्टेंस। बवाल ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिमांड के हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले क्या समझ में आया, EMF निकाल लिया, EMF में V आ गया, चलो कोई बात नहीं। फिर हमें अगली चीज क्या दिखाई दी, करंट दी हुई है, तो चलो भाई हमने करंट का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या दिखाई दे रहा है, टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अब देखिए बहुत आसान है ये, भैया इसको घुमा के देखो, इस बर्फी को घुमा के देखो, ऐसे इस बर्फी को घुमा के देखो, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी बैलेंस वाला। गलत कह रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है तुम्हारा Q और ये पॉइंट है तुम्हारा S, ठीक है। कहाँ है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर ऐसा होता है, मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लो, अगर 3 3 3 3 ये चारों 3 3 है तो टोटल रेजिस्टेंस भी 3 ही आता है। इसलिए आपको अलग से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट Q और S के बीच में क्या लगा सकते हैं, 3, यानी Q और S के बीच में रेजिस्टेंस हो गया 3। तो अब पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बना देते हैं पहले ही से, है ना, सही रहेगा। वही ये इस रॉड को मानिए स्ट्रेट रॉड, फ्लेमिंग्स राइट, IBV, तो B अंदर है, V इधर है, ठेंगा BV, फिंगर किधर आई, ऊपर की तरफ, यानी ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। I कैपिटल I से चलो डिनोट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ गए। तो ये देखो, अगर हम कॉइल के रेजिस्टेंस को यहाँ पे इतना थोड़ा सा शो कर दें, तो करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ठीक है। तो आप देखिए सेम करंट इस वाले रेजिस्टेंस से इससे पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों सीरीज में हो गए। तो टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का आया 3 + 1 कुल मिला के 4 ओम आया, 3 इसका, 1 इसका, कुल मिला के 4। जब सेम सेम करंट होती है तो सीरीज में होता है। तो जब आ ही गया तो काहे को घुमाने, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.2 V अपॉन 4, तो 20 हो गया ये। इस हिसाब से V इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -3 implies that V is equal to 0.2 कितना, 2 into 10 0.02 हो गया मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, यानी 0.02 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब आप कॉइल को खींचेंगे तो पूरे सर्किट में 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन अब फाइंड कर चुके हैं। डायरेक्शन क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। हम लोगों को पढ़ना है एडी करंट। एडी करंट क्या बवाल है ये जरा देख लेते हैं। एडी करंट
इसको पढ़ाने से पहले अगर आप एक चीज को सुन लेंगे तो आप रिलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अक्सर आजकल घरों में यूज होने लगा है इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन कुकर, व्हाटएवर। तो कैसे काम करता है समझाते हैं। काम ऐसे करता है कि उसके अंदर एक टॉप होता है, जैसे गैस में भी एक टॉप होता है, उसके ऊपर हम लोग यूटेंसिल रखते हैं अपना, राइट। तो अपना कन्वेंशनल तरीका क्या होता है, उसमें गैस जलाते हैं, आग लगती है तो बेस गर्म हो जाता है। यूटेंसिल का बेस, ये मतलब ये बर्तन है, मान लीजिए ये नीली नीली सब्जी बना रहे हैं आपको, ठीक है। तो फाइन, तो यहाँ से आग लगाया तो बेस गर्म हो गया, बेस गर्म हो गया, सब्जी पक गई, व्हाटएवर, ये कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है। बट इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन के यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे अलग ही होते हैं, वो नॉर्मल यूटेंसिल्स नहीं होते हैं। उसमें आप नोटिस करते हैं कि उसका जो बेस होता है वो काफी मोटा होता है। अगर आप ठीक से इंडक्शन का कोई भी अगर आप यूटेंसिल देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसका जो बेस होता है वो मोटा होता है, और उसका जो टॉप होता है जिसके ऊपर उसको रखा जाता है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। ये अलग बात है कि ऊपर से नहीं दिखाई देता कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लेकिन वास्तविकता में वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो यहाँ पे जो उसका टॉप है जिसके ऊपर ये यूटेंसिल रखा जाएगा, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो क्या करता है, प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वैसे कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनती है, वेरिएबल फ्लक्स बनता है, या ये कहते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। बात समझना बहुत ध्यान से। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो नीचे है, जैसे आपने सपोज पर्टिकुलर टेम्परेचर वाला बटन दबा दिया, सोचा कि चलो 40 डिग्री सेल्सियस पे हम चावल पका देंगे, या आप तो अच्छे वाले आते हैं तो उसमें चावल के लिए अलग दिया होता है, दाल के लिए अलग दिया होता है। तो मान लीजिए हमने चावल वाला दबा दिया, तो चावल वाला जब दबाया तो कुल मिला के उसने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया अंदर ही अंदर कि कुछ हुआ, मैं बताऊंगा क्या हुआ, कुछ हुआ जिसकी वजह से बेस गर्म हो गया। बेस गर्म हो गया, उसके बाद तरीका वही भाई कन्वेंशनल तरीके में बेस से गर्म किया जाता है, साइड नहीं गर्म करी जाती। घर में अगर मम्मी वगैरह खाना बनाती है तो उसमें अगर तुम लोग भी कुछ कलाकारी करने जाते हो तो बता देते ज़्यादा तेज ना जलाओ, ताकि अगल बगल जो साइड होती है वो जल जाती है यूटेंसिल, राइट। तो होता क्या है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो फील्ड लाइंस की संख्या कम ज्यादा होती है, और ये फील्ड लाइंस इस यूटेंसिल के बेस से टकराती हैं। तो जो फील्ड लाइन किसी चीज से टकरा के जाएंगी उसे कहते हैं फ्लक्स। तो फील्ड लाइंस अगर कम ज्यादा हो रही तो इसका मतलब फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है, और जब फ्लक्स कम ज्यादा होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। ये बेसिकली एक थिक मेटालिक बेस होता है, इट इज अ थिक मेटालिक बेस, ठीक है। तो होता यह है कि जब इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फील्ड लाइंस चेंज होती है। फील्ड लाइंस जब चेंज होती है वो इसमें जाके टकराती है, तो फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो होता यह है कि इस बेस के अंदर करंट इंड्यूस हो जाती है। आई बात समझ में? और ये एडी की तरह होती है, भंवर की तरह होती है, गोल 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 गोल, ठीक है। तो करंट जब किसी चीज में काफी देर के लिए फ्लो होती है तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो चीज गर्म हो जाती है। आई बात समझ में? ये करंट फ्लो नहीं कर सकती बाहर, ये अंदर ही अंदर घूमती रहती है, और जो मेटल है आपका उसे गर्म कर देती है, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाइड करके समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से होंगी, समझ रहे हैं। और हमने किसी चीज से पकड़ के या फिक्स सपोर्ट से एक ये थिक मेटालिक ब्लॉक, थिक मतलब अंदर से हॉलो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी थिक मेटालिक
ये ब्लॉक है, थिक मेटालिक ब्लॉक, और ये ऐसे ऐसे हम इसको क्या करेंगे, चलाएंगे लाइक अ पेंडुलम। तो ये बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगा और वापस जाएगा। तो अभी हम कल परसों से यही पढ़ रहे हैं कि जब कोई चीज लाइंस को कट करती है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। जैसा भी तुमने पढ़ा, कुल मिला के जब ये ऐसे बार बार काटेगा, इसको बार बार फील्ड लाइन से कांटेक्ट में आएगा, फिर बाहर आ जाएगा तो फील्ड खत्म हो जाएगी, फिर अंदर आएगा, फिर कांटेक्ट में, फिर खत्म हो जाएगी। तो बार बार वो फील्ड लाइन से कांटेक्ट में आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। तो इसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ, और उस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगी, और वो करंट बेचारी बाहर नहीं जा सकती। अब कह दो सर हमें कैसे पता लगेगा कि एरो जैसे आप बना रहे हो वैसे ही बनेंगे? तो भैया ये चीज लेंज लॉ से निकाली जाती है, खैर वो आपसे पूछी भी नहीं जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि एडी के फॉर्म में, भंवर के फॉर्म में करंट अंदर बन जाता है, जिसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब इसको छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा, ठीक है। तो जब ये करंट बहुत देर तक अंदर चलती रहेगी तो ये इसको क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो अब शायद आपको इंडक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो काम हम बार बार इसको ऐसे पेंडुलम की तरह हिला डुला के कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़े आराम से कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिससे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। फिर वो लाइंस जब इस बेस से होकर गुजरती हैं तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है। वो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स जब हो जाता है तो इसमें क्या, बेस में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से करंट आ जाएगी, करंट एडी के फॉर्म में होगी जो कि बाहर नहीं निकल पाएगी। जब वो बाहर नहीं निकल पाएगी तो इस बेस को गर्म कर देगी। आई बात समझ में? तो ये है पूरा कंसेप्ट किसका, एडी करंट का, ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूं, आप हेडिंग डालिए एडी करंट्स, ई डबल डी वाई एडी करंट्स, ठीक है। हेडिंग डाल दी, लिखिए एडी करंट्स आर द करंट्स eddy currents are the currents induced in solid metallic masses. Eddy currents are currents induced in solid metallic masses. Eddy currents are currents induced in solid metallic masses. Solid metallic को underline कर लीजिए, solid metallic masses when the magnetic flux threading through them, when magnetic flux threading through it, magnetic flux threading through it का मतलब वही solid metallic mass, threading through it changes, ठीक है। आप अपने कन्वीनियंस के लिए ये वाला डायग्राम आप चाहें तो बना लें। अब इन्हें डालिए आप लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखिए। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन सेल्फ इंडक्शन, number 2 mutual induction. Number 1 self induction, number 2 mutual induction. Number 1 self induction, number 2 mutual induction. हेडिंग डाल दीजिए सेल्फ इंडक्शन, हेडिंग डाल दीजिए सेल्फ इंडक्शन। वैसे दोनों जो नाम है वो अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या, सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद ही खुद में, म्यूचुअल मतलब आपस में, यानी सेल्फ इंडक्शन में केवल एक ही चीज चाहिए होगी और म्यूचुअल वाले में कम से कम दो चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, बड़ा टॉपिक सेल्फ इंडक्शन ही है। म्यूचुअल इंडक्शन बहुत छोटा है सेल्फ के कंपैरिजन में, और अगर आपको सेल्फ आ गया तो म्यूचुअल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ थोड़ा टफ भी है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल, ठीक है। तो अगर आप शुरुआत का आज का लेक्चर समझ जाएंगे तो सेल्फ भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। बहुत छोटी सी चीज है, मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइल है,
सॉलिनॉइड ही ले लीजिए, कोई भी कॉइल ले लीजिए, किसी भी शेप की, किसी भी साइज की, किसी भी तरीके की कॉइल ले लीजिए। आपने क्या किया, उस कॉइल में व्यवस्था कुछ इस प्रकार से करी है कि उसमें अल्टीमेटली करंट चेंज होना चाहिए, कॉइल में करंट चेंज होना चाहिए। मतलब कैसे? एक सबसे बेस्ट वे क्या है, ये क्या है, अक्सर आपने अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ऐसा सिंबल बना देखा होगा, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स का सिंबल है। यानी जहां पर ये बना है इसका मतलब सप्लाई एसी की है, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जहां पे सेल लगा होता है, बैटरी लगा होता है, वहां पे डीसी सप्लाई होती है, डायरेक्ट करंट। तो ये वो करंट है, ये सोर्स कैसी करंट देगा, ऐसी करंट जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होगी, इवन डायरेक्शन भी लगातार चेंज होगी, ठीक है। एक और तरीका है क्या, कि आपके पास इस सर्किट में एक स्विच लगा हो, उसको आपने जस्ट स्विच ऑन किया हो। समझिएगा, पहले समझ जाइए कि मतलब कुल मिला के आपको चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जस्ट स्विच ऑन करने मतलब पहले करंट नहीं थी, अब है, यानी करंट चेंज हुई। पीछे भी हमने जो एग्जांपल दिया, जो जुगाड़ बताया, उसमें भी करंट चेंज हुई थी। जस्ट स्विच ऑन करने से भी करंट चेंज होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद, जब थोड़ी देर तक हम इसको ऑन रखेंगे तब करंट सेटल हो जाएगी, करंट कांस्टेंट हो जाएगी। आई बस समझ में? इसके लिए भाई यहाँ बैटरी लगे होनी जरूरी, करंट आएगी कहां से, ठीक है ना। हमने जस्ट स्विच ऑन किया, करंट फ्लो कर गई, थोड़ी देर बाद करंट सेटल हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब अगला केस, जस्ट स्विच्ड ऑफ, जस्ट अभी अभी हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो पहले करंट थी, अब नहीं। अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं, तीनों एग्जांपल में किसी भी तरीके करंट चेंज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करंट जब चेंज कराएंगे तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। मैंने कहा था ना मैं सोलेनॉइड का एग्जांपल ले रहा हूं, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। तो अगर माय डियर करंट वेरिएबल है किसी भी तरीके से, तो इसके द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। तो फिर यहां पे जो फ्लक्स बनेगा फाई बी ए कॉस थीटा, तो अगर बी वेरिएबल है तो यहां जो फ्लक्स बनने वाला है वो भी क्या हो जाएगा। और इसके आगे कहानी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ ऑटोमेटिक इंड्यूस हो जाएगा, मतलब मसला हो गया। एक तो ऑलरेडी एक ईएमएफ लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन तुमने कुछ ऐसा किया सर्किट में जिससे करंट चेंज हो गई, तो इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ और इंड्यूस हो गया, जो कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोज करेगा। इस वजह से इसका नाम बैक ईएमएफ होगा। बात बहुत ध्यान सुनिएगा जितना मैं कह रहा हूं। आपने क्या किया, सर्किट में ऑलरेडी एक ईएमएफ की व्यवस्था है, ठीक, और आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप करंट चेंज करा रहे हो। उसी कॉइल में ईएमएफ था, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आप करंट को चेंज करा ले जा रहे हो। जब आप करंट को चेंज कराओगे तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो जिसकी वजह से हो रहा है उसका अपोज करना है, यानी लगे लगाए ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ खड़ा कर दिया तुमने। भले ही थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया तो खड़ा हो गया, लेकिन तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई दैट ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, बीएसी के बैक ईएमएफ। आई बात समझ में? तो अगर मेन करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही थी, इसे अलग अलग कलर से शो कर रहा हूं, मेन ईएमएफ और मेन ईएमएफ कह रहा है करंट ऐसे हम फ्लो कराएंगे, तो जो बैक ईएमएफ आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, नहीं हम करंट ऐसे फ्लो कराएंगे, ठीक है। इंड्यूस करंट को अब मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि हम अंतर दिखा सकें आपको।
मेन करंट कैपिटल आई, इंड्यूस करंट स्मॉल आई। बात समझ में आई? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब एक ही कॉइल में ऑलरेडी एक ईएमएफ लगा हो और हम उसमें करंट को चेंज करा दें किसी भी तरीके से, या तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स लगाएं तो धक्का धक बार बार वो करंट अपने मन से चेंज कराता रहेगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, वो या तो आप करंट को या तो आप सर्किट में बैटरी लगाए हुए हो, बैटरी या सेल, वो आपने क्या किया हो, या तो जस्ट स्विच ऑन किया हो तो करंट अचानक से बढ़ी, या तो स्विच ऑफ किया हो करंट अचानक से घटी। तो इन तीन सिचुएशंस में क्या होता है, करंट चेंज होता है, करंट चेंज होने की वजह से फील्ड चेंज होता है, फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेम कॉइल में हो गया है, इस वजह से इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सारा कार्यक्रम एक ही कॉइल में चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो जो ईएमएफ आया है दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, क्योंकि वो अपोज करेगा जो पहले से लगा लगाया ईएमएफ है। ठीक है, कहने को तो बैक करंट भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन बुक्स में लिखा नहीं इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं। आई बस समझ में? क्लियर? तो सेल्फ इंडक्शन कब नहीं होगा, जब करंट किसी कॉइल में कांस्टेंट हो जाएगी या फ्लो ही नहीं होगी। कॉइल में करंट नहीं फ्लो हो रही है तो कहां सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, बातें खत्म हो गई। या अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है तो सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, वो या तो करंट को फ्लो होते होते थोड़ी देर हो गई हो तो करंट सेटल हो जाएगी थोड़ी देर बाद। हम इसकी बात कर रहे हैं जब बैटरी लगी हुई है, जो एसी वाला सोर्स है वो तो गपागप करता ही रहेगा, उसको तो काम ही खत्म है उसका, उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि करंट फिक्स भी हो पाएगी कभी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। अगला चैप्टर वही आई बात समझ में? तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि थोड़ी देर बाद करंट सेटल हो जाएगी। करंट थोड़ी देर बाद सेटल किस केस में होगी, जब आपने क्या लगाया हो, बैटरी या सेल लगाया। यानी अगर आप स्विच ऑन करके कुछ देर बाद की बात करोगे तो हम पक्का कह देंगे नो सेल्फ इंडक्शन, लेकिन आपसे कह देंगे जस्ट स्विच ऑन किया है सेल्फ इंडक्शन होगा, जस्ट स्विच ऑफ किया है सेल्फ इंडक्शन होगा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स लगाया है सेल्फ इंडक्शन होगा, करंट नहीं फ्लो कर रहा है नहीं होगा, करंट इज इन स्टेडी स्टेट नहीं होगा। क्लियर हो गया? बस, इससे ज्यादा कष्ट नहीं होगा आपको सेल्फ इंडक्शन में। तो अब लिखना शुरू करिए। देखिए, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेडिंग आप लिख चुके थे ना, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल when a changing current, the phenomena of production of induced EMF in a coil, when a changing current passes through it, the phenomena of production of induced EMF in a coil, when a changing current passes through it, when a changing current passes through it, is called self-induction. When a changing current passes through it, is called self-induction. The phenomena of production of induced EMF in a coil when a changing current passes through it is called self-induction. ठीक है? तो डायग्राम में तीनों बनवा देते हैं, तीनों आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है? पहला वाला डायग्राम ऐसे बनाइए, हटाओ एक ही बना लो, कुल मिला के ऐसे लिख लो। ऑल्टरनेटिंग वाला ये हो गया इस तरीके से, ये इसका ईएमएफ है, ये प्लस ये माइनस हो गया। ठीक है, ये मेन ईएमएफ है इसका, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक, मेन ईएमएफ को मैं ब्लैक कलर से शो कर दे रहा हूँ, तो ये वाला आपका बैक ईएमएफ हो जाएगा।
थर्ड थर्ड नहीं, मतलब ये फिगर डायनोड फिगर हो गया। लिखिए, अब थोड़ा पॉइंट बना के लिखिएगा अगली लाइन से। इट ऑल्सो टेक्स प्लेस when current in the coil, it also takes place when current in the coil is just switched on or just switched off. It also takes place when current in the coil is just switched on or just switched off. Just switched on or just switched off. नंबर 4, मतलब अगला पॉइंट लिखिए। मतलब जितनी बातें सब बता चुका हूं, बस आपको लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। नो सेल्फ इंडक्शन विल बी देयर, नो सेल्फ इंडक्शन विल बी देयर इफ either no current or steady current is flowing through the coil. Either no current or steady current is flowing through the coil. अगला point, the EMF so induced is called back EMF. The EMF so induced is called back EMF.